अभिक्रिया के प्रकार हमने अध्ययन किए थे। आज हम लोग जो अपना स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा जो कल हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था, है ना, कि कौन सा परमाणु है, कौन सा तत्व है वो विस्थापित कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसके बारे में। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा क्रियाशीलता का क्रम दिमाग में रखना है। इसमें क्या है, इसको हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कह देते हैं कई बार। तो इसमें जो ऊपर वाला परमाणु है, जो ऊपर वाला तत्व बैठा है, वो अपने से नीचे वाले को हटा सकता है। यानी जो सोडियम है वो इनमें से सबको हटा के अपना काम निकाल सकता है। जो कैल्शियम, जो आपका ये पोटेशियम है, ठीक है, वो सोडियम को छोड़ के अन्य सभी तत्वों को विस्थापित कर सकता है। ऐसे ही ठीक जो ऊपर वाले तत्व होंगे वो अपने नीचे वाले तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लो तो हमने एक रासायनिक अभिक्रिया ले ली, मान लो यहां पर हमने ले लिया H2SO4 और इसके साथ हमने दे दिया मान लो जिंक। क्या दे दिया भैया, तो जिंक क्या है सर, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ये क्या करेगा, इस अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सर मैं कॉपर भी तो धातु है, कॉपर धातु की अभिक्रिया में इसके साथ अगर करवाना चाहूं तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब लिखने के लिए आप भले लिख दो कि सर ये कॉपर सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, बट ये संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है ना, ये कम पावरफुल आदमी है। अब ये कम पावरफुल वाला ज्यादा पावरफुल वाले को थोड़ा हटा पाएगा, ठीक है, तो इस वजह से यह अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर ले लूं सिल्वर नाइट्रेट, मैंने ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, अब इसकी अभिक्रिया में कॉपर के साथ करूंगा तो हाँ यहां संभव है कि ये Ag को हटा करके खुद आ जाए, तो CuNO3 का वोल्टेज प्लस में बैलेंसिंग करेंगे तो संतुलित करने के बाद आपको ये कुछ अभिक्रिया मिल सकती है। हाँ, यहां संभव है कि कॉपर क्या करे, सिल्वर को हटा दे। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्या है, कॉपर से नीचे। सिल्वर क्या है, कॉपर के नीचे। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो भी तत्व ऊपर है वे नीचे वाले को विस्थापित कर सकते हैं, पर जो नीचे वाला तत्व है वो ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक बात है, कोई दिक्कत। और ये जो ऊपर वाले आपके तत्व हैं, ठीक है, जो ये 3-4 तत्व हैं, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट माने जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, जबकि ये वाले जो नीचे वाले हैं वो बहुत ही कम या ना के बराबर समझ लो, और बाकी ये बीच वाले हो गए, ठीक है ना, जो कि कम रिएक्टिव होते हैं बट रिएक्टिव होते हैं। और ये बेचारे जो नीचे वाले हैं वो ना के बराबर। अब बेचारा गोल्ड, कोनो रिएक्शन नहीं दिखाई देती है। सिल्वर की तो चलो फिर भी 2-4 मिल जाती है, पर गोल्ड बेचारा गरीब आदमी है, गोल्ड कब से गरीब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे है बेचारा, वो सबसे कम पावरफुल है, वो कोई रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं करता, लगभग ना के बराबर हमें उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। ठीक है, मुद्दा स्पष्ट है, आगे बढ़ा जाए। अब अपनी इस क्रम में हम लोग, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, 2 मुख्य टाइप के और अभिक्रियाएं हमें पढ़नी है। एक आपके पास में होता है ऑक्सीकरण और एक होता है आपके पास में अपचयन। तो हमें पहले हम ऑक्सीकरण की बात कर ले रहे हैं। अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहां पर नाम में लिखा हुआ है, ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, और एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो अगर कोई तत्व जुड़ेगा, ठीक है ना, तो यहां पर क्या कह सकते हो कि आप ऑक्सीजन का जुड़ना, कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो हाइड्रोजन का निकलना। अगर दो ये काम हो रहा है कि अगर हाइड्रोजन चाहे निकले, सॉरी हाँ ठीक है, चाहे हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन जुड़े, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे कोयले का जलना, सिंपल से सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोयले का
जलना। ठीक है, जैसे आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, क्या बना भैया, CO2 गैस बनाई। तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है। कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्रिया कैसी हो जाएगी, ऑक्सीकरण क्रिया। क्लियर है, कौन सा क्लियर है। जैसे लोहे में जंग लगना, इसका एग्जाम्पल तो हमने कल भी लिखा था, क्यों बार बार लिखना। ये जो लोहे में जंग लगता है वो कैसे आता है भैया, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है सर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं इसको, रस्टिंग। ठीक है ना, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रस्टिंग कहलाती है। और हमने यहाँ पर देखा भी था कि हमने आयरन लिया, कल हमने इसकी रिएक्शन लिखी हुई थी ना, आयरन लिया, ऑक्सीजन के संपर्क में कुछ ये नमी के संपर्क में आया वाटर मॉलिक्यूल, और इसने क्या बनाया भैया, Fe2O3 इंटू में H2O बनाता है ना। कहीं कहीं पे 10H2O लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है कितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल उसमें, कितने अणु है पानी के, वो बताता है। तो ये आपके पास में हो गया ऑक्सीकरण। अच्छा, जब यहाँ पर हम लोहे की जंग लगने की बात करते हैं, तो जो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होती है, इसको हम एक और नाम देते हैं, और एक नाम इसका क्या होता है, संक्षारण। क्या होता है, कोरिजन, संक्षारण। संक्षारण किसी भी धातु के लिए, जिसे ये तो आपने जंग लगने की बात सिर्फ लोहे के लिए की है। संक्षारण का मतलब क्या है, कोई भी धातु जब भी नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो वो क्या करती है कि उसके ऊपर एक नई परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आप कोई सा भी धातु का बर्तन ले लो, ठीक है ना, जैसे घर में पीतल उतल का बर्तन होता है ना, तो आप देखो उस पे हरे कलर की, या एल्यूमिनियम का बर्तन है उस पे काले कलर की कुछ ना कुछ परत लग जाती है, जब वो कई दिनों तक रखा हुआ होता है। तो ये जो परतों का बन जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी में आता है 2 नंबर 3 नंबर में। तो संक्षारण आप लोग बुक से एक बार पढ़ लेना कायदे से, उसकी डेफिनेशन। अब जब संक्षारण की बात कर ही ली है, तो एक छोटी सी टॉपिक और है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, जिसका नाम है विकृति गंधिता। क्या है भैया, विकृति गंधिता, रेंसिडिटी। ये क्या होता है, ये भी वही चीज है, ऑक्सीजन के कारण ही होता है, ऑक्सीकरण के कारण ही ये भी देखने को मिलता है। मुख्यतः जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो वसायुक्त पदार्थ होते हैं, मुख्यतः हमें देखने को क्या मिल रहा होता है कि उनको हमने कुछ दिन के लिए रख दिया तो वे खराब हो जाते हैं, अजीब सी उनकी स्मेल बदल जाती है, ठीक है ना। तो उनकी जो सुगंध बदल जाने की प्रक्रिया है ऑक्सीकरण की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं, ठीक है ना, कि उसके सुगंध में परिवर्तन आ गया है, उसकी गंध बदल गई है। अब इसको रोकने के लिए हम लोग ये दोनों टॉपिक, पहली बात तो ये दिमाग में बिठाओ, 2 टॉपिक ये आप HW में कर लो, ज्यादा बढ़िया। कौन कौन सी दोनों टॉपिक, बुक्स थ्योरी इसकी पढ़ लेना भैया। क्या होता है, एक संक्षारण और एक विकृति गंधिता, ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो इनको एक बार बुक से आप लोग आराम से देख लेना, ठीक है ना। और इसको रोकने के लिए हम लोग 2 प्रति ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करते हैं कि ऑक्सीकरण ना हो, ठीक है, तो 2 प्रति ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आपके पास में BHA और एक होता है BHT। बताओगे जरा कोई इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा लोग, क्या होता है, याद करो जरा थोड़ा सा जल्दी, क्या होता है जल्दी, किसी को नहीं याद है, क्या बात है सर, याद तो था लेकिन क्या करें ना, आप ना पूछा करो। BHA क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। क्या होता है ये, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ठीक है। और ये होता है आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। टॉलुइन होता है, टाइलून होता है, टॉलुइन होता है शायद, टॉलुइन, ठीक है। तो ये दोनों के फुल फॉर्म भी आप दिमाग में रखना। तो 2-3 चीजें यहां से आपको दिमाग में रखनी है। एक तो ये क्रियाशीलता का क्रम याद रखना है। कई बार आपसे सीधा सीधा आप क्रिया दे करके पूछ लेगा, भैया बताओ ये क्रिया संभव है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर ऊपर वाला तत्व नीचे वाले को विस्थापित कर रहा होगा तब तो संभव है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि नीचे वाला तत्व ऊपर वाले को विस्थापित कर रहा है तो फिर वह अभिक्रिया संभव नहीं है। मुद्दा क्लियर, ठीक है। तो हमने ये ऑक्सीकरण की बात की। अब दूसरा हमारे पास होता है अपचयन। अपचयन इसका ठीक उल्टा। अपचयन में क्या होगा भैया, दूसरी जो हम रिएक्शन की बात कर ले रहे हैं, अपचयन। अपचयन आपका क्या होता है,
रिडक्शन। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये दो चीजें होंगी यहां पर भी, जैसे यहां पे दो चीजें हो रही थी, या तो ऑक्सीजन का जुड़ रहा था या तो हाइड्रोजन निकल रहा था। यहां पे क्या होगा, या तो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन का निकलना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें क्या हो रहा हो भैया, कि ऑक्सीजन निकल रहा हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, तो उसमें हम क्या कहलाता है वो आपकी अभिक्रिया, वो अभिक्रिया आपकी कहलाती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। चलो फटाफट छापो जरा। देखो अब ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनके लिए हमें समीकरण लिखना है। अच्छा, और साथ में ये भी बताना है ये अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है, ठीक है ना, उनका नाम भी आपको बताना है। अच्छा चलो, पहला ये क्या कह रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब जरा ध्यान देना, पोटेशियम के लिए शब्द क्या आता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला वही बताओगे हम। यहाँ पे उन तत्वों का हम लोग रासायनिक सूत्र लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र जिनका ना हो। जैसे देखो पोटेशियम के लिए के और ब्रोमीन के लिए Br। अब जरा ध्यान देना, पोटेशियम +1 होता है और ब्रोमीन के लिए कितना होता है, -1। मतलब क्या है कि पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है जबकि ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों का एक एक का कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। सीधा आप क्या लिखोगे, KBr, या आप यूं कह लो कि पोटेशियम की संयोजकता +1 है और ब्रोमीन की -1 है। ठीक है, अब ये जो संयोजकता होती है ना, इसको हम लोग सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। इसको एक नाम इसको और देते हैं, कौन सा, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, कल इसकी चर्चा करेंगे जब रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा चर्चा होगी अपनी 5-10 मिनट की। हालांकि पाठ्यक्रम में उतना डिटेल नहीं है अपने को, बट हाँ रेडॉक्स अभिक्रिया थोड़ा सा देखेंगे अपन कल, तो इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। ठीक है, तो KBr अपने को चाहिए, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड। अच्छा, बेरियम को कोई फार्मूला रासायन वो बताओगे, क्या नाम है, परमाणु क्रमांक कितने नंबर पे आता है बेरियम? जब महान आत्माओं, बेरियम आता है आपका कितने नंबर पर? 4 पे बेरिलियम आता है, बेरियम नहीं आता। अच्छा, क्वेश्चन में बेरिलियम दिया है, बेरियम दिया है क्वेश्चन में? अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने बेरियम ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बेरियम आप लोग को नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। तो बेरियम का वैसे परमाणु क्रमांक है 56। कितना होता है इसका? 56 ही होता है ना, 55 56। नहीं यार 56 तो नहीं होना चाहिए वैसे, 36 हाँ ठीक है 56 होगा। चलो, तो और इसके लिए इसकी संयोजकता होती है +2। कितनी होती है? वैसे भी आप इसको चाहो तो दिमाग में ये रख लो कि जो आपका दूसरा आवर्त है, ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक है ना, और लास्ट में आता है स्ट्रांसियम Sr होता है, ठीक है ना, उसके बाद में बेरियम और लास्ट में आता है रेडियम। तो ये जो तत्व हैं इन सब के पास जो ऑक्सीकरण संख्या की क्षमता होती है वो +2 होती है। जो दूसरे आवर्त वाले तत्व हैं उन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +2 होती है। मतलब ये है कि ये सारे के सारे उस कैटेगरी में आते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। समझ आ रहा है बात को? ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम मुद्दे की बात कर रहे हैं तो चलो, तो बेरियम 2 दे रहा है, आयोडाइड आयोडीन है, ठीक है। अब आयोडीन बेचारा वो एक ही ले सकता है, क्लोरीन वाली कैटेगरी में आता है। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बेचारे 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। नहीं आता तो उसको कहीं साइड में लिख लो वैसे। तो चलो आ जाओ, तो फिर बेरियम। अब बेरियम कह रहा है कि भैया मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। बेरियम क्या कह रहा है? मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। और वो बेचारा गरीब आदमी वो कह रहा है कि भैया जो ब्रोमीन है ना, बेरियम आयोडाइड है, ठीक है। चलो, तो बेरियम आयोडाइड, ये बेचारा कह रहा है कि नहीं, आयोडीन बेचारा कह रहा है हम 1 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितने आयोडीन चाहिए होंगे भाई? आप ऐसे देखो ना, देखो यहाँ पे बेरियम है, बेरियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। आयोडीन कितने ले सकता है? 1। तो ये आ जाएगा 2 और ये आएगा 1, तो क्या हो जाएगा ये BaI, बेरियम आयोडाइड। ठीक, अब इसके लिए जब आप इसका रासायनिक सूत्र लिखोगे तो क्या बनेगा? अब यहां पर क्या हो रहा है? पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, यानी पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या है? KI बनेगा।
ठीक है, और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है, यानी कि BaBr2 बन रहा है। ठीक है, अब जनरली देखो जरा, बेरियम वही कहानी है ना कि ब्रोमीन भी क्या है, इसमें जितने भी हैं वो सारे -1 वाले हैं, तो ब्रोमीन बेचारा गरीब आदमी, वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 लेने के लिए, क्योंकि बेरियम तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है, ये 2 देगा, वो 1 लेगा, तो एक इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितने चाहिए अपने को, 2 ब्रोमीन चाहिए होंगे, है ना। अब ऐसे याद रख सकते हो। तो जनरली ये अपने रासायनिक सूत्र बना, लेकिन अब सवाल आता है क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? सर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 आयोडीन है, यहां पर 1 ही है, इसको 2 बनाने के लिए यहां से क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब ये देखो, ये यहां पर 2 पोटेशियम है, यहां पर 1 ही है, तो यहां भी 2 से गुणा करोगे तो ये आ जा करके अब आपका एक रासायनिक समीकरण हुआ यहां से लेकर के यहां तक। अब जरा ये बताओ कौन सा रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक क्रिया का कौन सा प्रकार है ये, है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो भैया ये जो पोटेशियम चला गया है, पोटेशियम गया है आयोडीन के साथ में, यानी ब्रोमीन का स्थान ले लिया, सॉरी बेरियम का, और ये जो बेरियम है वो उसने किसका स्थान ले लिया है, आयोडीन का। कुछ गलती कर दी क्या? पोटेशियम यहां पे चला गया है, ठीक है, आयोडीन के साथ, और यहां पे बेरियम आ गया है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो दोनों ने आपसदारी का मामला निपटा करके क्या कर लिया भैया, ठीक है, ये चला गया उसकी जगह पर, वो आ गया इसकी जगह पर, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऐसे आप देखो, थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं, इतना टाइम ना लो, नाम आप लोग खुद लिखना। जिंक, जिंक ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट अभी पीछे लिखा था AgNO3, अभिक्रिया होगी तो बनेगा Zn, सोडियम जिंक नाइट्रेट क्या होता है, Zn होल ट्वाइस, और ये बनेगा Ag, सॉरी ट्वाइस आता है जिंक नाइट्रेट, ठीक है ना, ZnNO3 का होल ट्वाइस आता है। ठीक है, तो अब हमें ये चाहिए होगा भैया बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। कैसे करेंगे, तो देखो यहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि NO3 कितनी बार आया है, 2 बार, यहां पर तो 1 ही था, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तो 2 सिल्वर यहां था बैलेंसिंग के लिए ये। अब ये बताओ कौन सी अभिक्रिया है, यहां पर क्या हो रहा है सर, ये जो जिंक है ना वो सिल्वर को हटा रहा है, इसका मतलब यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है ना। समझ पा रहे हो बात थोड़ी सी कि नहीं। तीसरा देखो मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम क्या होता है सर, Mg, मैग्नीशियम क्या है, Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, ठीक है, और ये मिल करके क्या बनाते हैं, MgCl2 बनता है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो क्या होगा भैया, 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए 2 चाहिए होगा, है ना, सीधी सी बात है। अब ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहां पर भी देखो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को निकाल रहा है। अच्छा एक बात और, अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एक प्रकार से क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। समझ रहे ना बातों को। तो आप इसको एक तो ये भी कह सकते हो कि विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब यहां पर ना 2-3 चीजें आपको और दिमाग में बिठाओ, 2-3 क्वेश्चंस जो आपको बुक से लिखने हैं, या आपको पास जो भी बुक है या गूगल कर लेना, जहां से भी मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं आपके लिए। पहला कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, और एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, कैसी है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा कायदे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और दूसरा भोजन का पचना, भोजन के पाचन से भी हमें क्या मिलती है भैया, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, तो वो भी क्या होती है, इस तरीके से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ठीक, ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी होती है, बताओ तुम लोग इस पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा तुम लोग सोच के हमें कल जवाब देना इसका, ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, और दूसरा अगर ये ऊष्माक्षेपी है तो क्यों है, ठीक है, और दूसरा इसका आपको एग्जाम्पल लिखना है, पूरा एक्सप्लेन, ठीक है, कि ये एक श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अब ये ध्यान रखना ऊष्माक्षेपी है क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है ढेरों मात्रा में, तो ऊर्जा मिल रही है, इसका मतलब ये कैसा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। लेकिन आपको भोजन का पाचन बताना है कि वो एनर्जी लेकर के भोजन का पाचन होता है, एनर्जी का त्याग करके भोजन का पाचन होता है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना, ठीक है। बाकी कल अपना अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीकरण संख्या थोड़ा सा देखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे, और फिर 1-2 दिन आराम से बढ़िया सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीटली
इसका स्वाहा, है ना। चलो छापो इतनी बातें।